जब भी शादी के लिए कुंडली मिलान की बात होती है तो एक शब्द है जो अक्सर थोड़ी चिंता पैदा कर देता है, और वो है नाड़ी दोष। आखिर ये है क्या, और क्या इससे सच में डरने की जरूरत है? आज हम इसी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या नाड़ी दोष का नाम सुनते ही घबरा जाना चाहिए, या फिर इसके कुछ ऐसे नियम और अपवाद भी हैं जिन्हें जानना कहीं ज्यादा जरूरी है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्योतिष में इस नाड़ी दोष का आखिर मतलब क्या होता है। देखिए, जब शादी के लिए कुंडलियां मिलाई जाती हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं अष्टकूट मिलान। इसमें 8 अलग अलग चीज़ों को परखा जाता है, और इन 8 चीज़ों में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स यानी सबसे ज़्यादा महत्व नाड़ी को ही दिया जाता है। और सीधी सी बात यह है कि अगर लड़के और लड़की दोनों की नाड़ी एक ही निकल आए तो उसे ही नाड़ी दोष कहा जाता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर एक ही नाड़ी हो भी गई तो उससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए, पारंपरिक मान्यता ये है कि नाड़ी का सीधा कनेक्शन हमारी एनर्जी, हमारी शारीरिक प्रकृति और स्वास्थ्य से है। और ऐसा माना जाता है कि जब दो लोगों की नाड़ी एक जैसी होती है तो उनकी ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसका असर आगे चलकर उनकी सेहत और आपसी तालमेल पर पड़ सकता है। तो ये नाड़ियां कुल कितनी तरह की होती हैं, और ये तय कैसे होता है कि किसी की कौन सी नाड़ी है? आइए अब इसे समझते हैं। ज्योतिष में मूल रूप से 3 तरह की नाड़ियां मानी गई हैं। पहली है आदि नाड़ी, जिसे आप शुरुआती ऊर्जा कह सकते हैं। दूसरी है मध्य नाड़ी, यानी बीच की ऊर्जा। और तीसरी है अंत्य नाड़ी, यानी अंतिम ऊर्जा। अब हर इंसान का जन्म जिस नक्षत्र में होता है, वो नक्षत्र इन 3 में से ही किसी एक नाड़ी के अंदर आता है। अब यहां देखिए, ज्योतिष के जो 27 नक्षत्र हैं, उन्हें इन 3 नाड़ियों में कैसे बांटा गया है। हिसाब बड़ा सिंपल है। हर नाड़ी में 9-9 नक्षत्र आते हैं। जैसे अगर किसी का जन्म अश्विनी या आर्द्रा नक्षत्र में हुआ तो उसकी नाड़ी हुई आदि नाड़ी। वैसे ही भरणी या मृगशिरा वालों की मध्य नाड़ी हुई, और जिनका जन्म कृत्तिका या आश्लेषा में हुआ उनकी हुई अंत्य नाड़ी। तो सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जन्म का नक्षत्र कौन सा है। तो अभी तक तो हमने दोष की बात की, लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी वो स्थितियां जहां ये दोष लागू ही नहीं होता। जी हां, आपने सही सुना, इसके कई जरूरी अपवाद भी हैं। और यही तो ज्योतिष की सबसे खूबसूरत बात है। वो सिर्फ समस्या बताकर छोड़ नहीं देता, बल्कि उसके समाधान और अपवाद भी बताता है। तो कुछ खास ज्योतिषीय स्थितियां हैं जिनमें नाड़ी दोष का असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है या उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। तो कौन सी हैं वो स्थितियां, चलिए जानते हैं। देखिए, इसके 3 मुख्य अपवाद हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला, अगर लड़के और लड़की दोनों की राशि तो एक ही हो लेकिन नक्षत्र अलग अलग हों तो नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा। दूसरा, मान लीजिए कि नक्षत्र भी एक ही है, तब भी अगर उनके चरण अलग अलग हों, चरण मतलब नक्षत्र का एक हिस्सा, तो भी ये दोष रद्द हो जाता है। और तीसरा, अगर जन्म कुछ खास नक्षत्रों में हुआ हो तो भी ये दोष बेअसर हो जाता है। ये जो पहला नियम है ना, एक राशि और अलग अलग नक्षत्र वाला, ये सबसे जरूरी अपवादों में से एक है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए लड़के और लड़की दोनों की चंद्र राशि मेष है, लेकिन लड़के का नक्षत्र है अश्विनी और लड़की का है भरणी। अब भले ही उनकी नाड़ी एक हो, इस केस में नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तो आप देखिए कि ज्योतिष में चीजों को कितनी बारीकी से देखा जाता है। और अब बात उन विशेष नक्षत्रों की। यहां इस लिस्ट में देखिए, रोहिणी, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, ये कुछ ऐसे नक्षत्र हैं कि अगर वर या वधू में से किसी का भी जन्म इनमें से किसी एक में हुआ हो तो नाड़ी दोष का असर लगभग खत्म हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन नक्षत्रों में एक खास शक्ति होती है जो इस दोष के प्रभाव को शांत कर सकती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने जो कुछ भी समझा, चलिए अब उसका एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो निकलकर आई है वो ये है कि हाँ, नाड़ी दोष कुंडली मिलान का एक अहम हिस्सा जरूर है, लेकिन ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके जो अपवाद हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि खुद ये नियम। इसीलिए सिर्फ ये सुनकर कि नाड़ी दोष है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले नियम और अपवाद दोनों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा डर और भ्रम ही पैदा करती है। और आखिर में ये सारी बात एक बड़े सवाल पर आकर रुकती है।
आज के इस दौर में ज्योतिष जैसी पारंपरिक विद्याओं को किस नज़र से देखा जाना चाहिए? क्या ये सिर्फ पुराने नियम हैं या आज भी जीवन के बड़े फैसलों में इनसे कोई मार्गदर्शन मिल सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।